Hello students, in today's lecture we are going to discuss about quantum mechanical model of an atom. इससे पहले बहुत सारे मॉडल बनाए गए थे एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में, बट वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते थे। तो वर्नर हेजनबर्ग और एरविन श्रोडिंगर ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को डिज़ाइन किया था एटम को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स राइज क्यों हुई, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ फेल्योर थे जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जैसे अगर हम बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो ये बेस्ड था लॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, जिन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका मास थोड़ा ज़्यादा होता है, ओके, इन मिलीग्राम और यू कैन से इन किलोग्राम। तो उन ऑब्जेक्ट्स की मोशन को एक्सप्लेन कर पाया था क्लासिकल मैकेनिक्स सक्सेसफुली, जैसे फॉलिंग स्टोन्स, ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स एटसेट्रा। और इसने क्या बताया था कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कौन सा नेचर होता है, पार्टिकल लाइक बिहेवियर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। बट क्लासिकल मैकेनिक्स फेल कहाँ हो जाता है? क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्स व्हेन लॉज आर अप्लाई टू मेक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। बट ये क्लासिकल मैकेनिक्स वहाँ फेल हो जाता है जब हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को छोड़ के माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लॉज लगाते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम और मॉलिक्यूल, इन पर। तो यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज फेल हो जाते हैं। This is mainly because of fact that classical mechanics ignores the concept of dual behavior of matter, especially for subatomic particle and the uncertainty principle. इसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स ये इग्नोर कर देता है कि ऑब्जेक्ट का पार्टिकल बिहेवियर होने के साथ साथ वेव बिहेवियर भी होता है, वेव लाइक नेचर भी होता है, और स्पेशली उसने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए इग्नोर कर दिया था। और दूसरा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी इग्नोर कर दिया था। इस वजह से क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाता है। तब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट दैट ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर दोनों ही चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, पार्टिकल नेचर को भी और वेव लाइक नेचर को भी। ऐसी ब्रांच को हम क्या कहेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स कहेंगे। अब हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। It is theoretical science that deals with the study of motion of the microscopic objects that have both observable wave-like and particle-like property। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स एक थ्योरेटिकल साइंस है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मोशंस की, और किसके मोशंस की? उन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम और मॉलिक्यूल। और उसके अंदर हम जब स्टडी करते हैं तो हम दोनों नेचर को कंसिडर करते हैं, वेव लाइक नेचर को भी और पार्टिकल लाइक नेचर को भी कंसिडर करके चलते हैं। तो जो एरविन श्रोडिंगर थे, 1933 के अंदर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और किस वजह से मिला था? क्योंकि उन्होंने फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बनाई थी, इस वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1933। When quantum mechanics is applied to macroscopic objects for which wave-like property are insignificant, the result are the same as those from classical mechanics। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिनका कुछ सर्टेन मास होता है मिलीग्राम से किलोग्राम्स के अंदर, और उनका वेव लाइक प्रॉपर्टी क्या होती है? इनसिग्निफिकेंट, ना के बराबर होती है। अगर उन पर भी हम क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आते हैं जो रिजल्ट क्लासिकल मैकेनिक्स से आते हैं। देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लॉज लगाते हैं, और ये क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाता है जब हम वो लॉज किस पे लगाते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है? ये क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाता है। बट अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होता है? ये सक्सेसफुली सारे के सारे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर भी लगाते हैं तो सेम रिजल्ट आते हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स से आते हैं। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स दोनों के लिए काम करता है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए।
तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स को, जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, वेव मोशन को कंसिडर करके चलते हैं, यानी कि उनका वेव मोशन का आइडिया लेके चलेंगे, उस पे बेस होगा जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। For a system such as an atom or a molecule whose energy does not change with time, the Schrodinger equation is written as H psi is equal to E psi। एक ऐसा सिस्टम किसी भी एटम या फिर किसी मोलिक्यूल के लिए जिसकी एनर्जी चेंज नहीं होती टाइम के साथ साथ, तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं, H psi इज इक्वल टू E psi। यहाँ पे जो H होता है वो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है और इस ऑपरेटर का नाम है हैमिल्टोनियन। और ये जो साई हमने लिखा हुआ है, एम साई को इस तरह से डिनोट करते हैं, ये होता है वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल। उस पार्टिकल का जैसे एटम हुआ तो एटम का वेव फंक्शन, मोलिक्यूल तो मोलिक्यूल का वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन हुआ तो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन होता है। ये जो ई होता है ये जनरली हम इनकी वैल्यू बोलते हैं, जब हम ऑपरेटर लगाते हैं साई के ऊपर तो सर्टेन वैल्यू निकल के आती है, वो ई होती है। और अगर पार्टिकुलर केस में बताएं, इलेक्ट्रॉन के केस में बताएं, तो यहाँ पे हमें एनर्जी निकल के मिलती है। ओके, Schrodinger gave the recipe of constructing this operator from the expression of total energy of the system। ये जो H हम कैसे बनाएंगे, ये H हम बनाएंगे एक तरह से फंक्शन होगा किसका, टोटल एनर्जी का। अगर हम उस सिस्टम की टोटल एनर्जी का फंक्शन लेके चलते हैं तो उससे हम हैमिल्टोनियन ईजिली बना सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें पता लग जाएगा कि H psi इज इक्वल टू E psi का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। जैसे एच हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर, तो हम मान लेते हैं कि एक जगह मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या है, डी बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और वेव फंक्शन हम ले लेते हैं साइन एक्स। अगर हम एच साई निकालने की कोशिश करेंगे, एच का मतलब हो गया डी बाई डी एक्स और साई मतलब हो गया साइन एक्स, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स रिजल्ट आ जाएगा, 1 डॉट कोस एक्स। तो ये जो 1 है ये किसकी वैल्यू है, ई की, और ये कोस एक्स है ये किसकी वैल्यू हो जाएगा, ये अनदर साई की, यानी कि साई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। वो पहले साई एच साई का जो वेव फंक्शन है, जहाँ पे जो साई वेव फंक्शन है, वो राइट हैंड साइड में जो साई है वो सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, h इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एंड साई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर के एक्स, देन इफ आई अप्लाइंग एच साई देन डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू ई रेज टू पावर के एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास k इंटू ई रेज टू पावर के एक्स। यहाँ पे देखिए जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो साई था वो हमारा क्या है, ई रेज टू पावर के एक्स, और राइट हैंड साइड में जो साई है एग्जैक्टली वो यही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेव फंक्शन सेम निकल भी सकता है और वेव फंक्शन डिफरेंट निकल भी सकता है, डिफरेंट भी निकल सकता है और सेम भी निकल सकता है। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये हमेशा किसकी वैल्यू होगी, ई की वैल्यू होगी। और जनरली इसको हम एनर्जी से डिनोट करते हैं, यानी कि एनर्जी ही होती बहुत सारे केसेस के अंदर। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन। देखिए, व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सोल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन हम यूज़ करते हैं ये किसी ना किसी सिस्टम को सोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन एटम पे हम अप्लाई करेंगे और हमारे पास सर्टेन क्या आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे, हम उनको कैप्चर कर लेंगे। देखिए, when Schrodinger equation is solved for hydrogen atom, the solution gives the possible energy levels of the electron that can occupy and the corresponding wave function psi of the electron associated with each energy levels। इसका मतलब ये हुआ, जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करते हैं हाइड्रोजन एटम पे तो हमें सॉल्यूशन से क्या मिलता है, हमें सॉल्यूशन से मिलता है हर एक एनर्जी लेवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और उन एनर्जी लेवल्स के एसोसिएटेड वेव फंक्शन के बारे में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे पता चला ग्राउंड स्टेट के बारे में, n इज इक्वल टू 1 स्टेट के बारे में, तो इसी से ही एसोसिएटेड क्या होगा, इसका वेव फंक्शन होगा, और इसी से एसोसिएटेड इसकी क्या होगी, सर्टेन एनर्जी होगी। n इज इक्वल टू 2 की बात करें तो n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या वेव फंक्शन साई 2, और इसी से क्या रिलेटेड होगा, एसोसिएटेड एनर्जी क्या होगी, E2, यानी कि हर एक एनर्जी स्टेट की एनर्जी और उसका वेव फंक्शन हमें उसके सॉल्यूशन के रूप में मिलता है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये जो एनर्जी लेवल्स हमने दिखाए हैं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, ये एनर्जी लेवल क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड, मतलब ये क्या होते हैं, इनकी एनर्जी फिक्स होती है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ये एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। हाँ, इनमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनको एनर्जी दे के एक्साइट जरूर किया जा सकता है, बट इन पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड स्टेट बोलते हैं। अब इन क्वांटाइज्ड स्टेट को
क्या हम करेक्टराइज करते हैं बाय ए 3 क्वांटम नंबर, बाय ए सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर। जैसे मान ली ग्राउंड स्टेट को अगर मैं बताऊंगा तो इसको भी करेक्टराइज करेंगे 3 क्वांटम नंबर से। n इज इक्वल टू 2 स्टेट के बारे में अगर करेक्टराइज करें, करेक्टराइज मतलब इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको एक सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर में एक्सप्लेन करेंगे, जो क्या है n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल n से। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको हम l से डिनोट करेंगे, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम ml से इंडिकेट करेंगे। ये जितने भी क्वांटम नंबर यहाँ निकल के आए हैं, ये अगर हम इस हाइड्रोजन एटम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसके सॉल्यूशन के बीच में ही हमें क्या मिलते हैं, क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जब एच साई इज इक्वल टू ई साई निकाल रहे होते हैं, साई क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। हैमिल्टोनियन बन जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, यानी कि टोटल एनर्जी। और जो साई होता है हाइड्रोजन एटम में, हमारे पास पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन के मोशन का जो वेव फंक्शन होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साई से। उसको जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आते हैं, ये 3 क्वांटम नंबर निकल के आते हैं। ओके, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एनी एनर्जी स्टेट, द वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी स्टेट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होंगे हमारे वेव फंक्शन, साई 1, साई 2, साई 3। मान लीजिए जैसे कि अगर हम इसकी बात करते हैं, n इज इक्वल टू 1 स्टेट की बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इस एनर्जी स्टेट और इस वेव फंक्शन के पास वो सारी जानकारी होती है उस इलेक्ट्रॉन के बारे में। और अगर हम इसके बात करेंगे n इज इक्वल टू 2 की, तो इस स्टेट पे और इस वेव फंक्शन में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की। और यहाँ पे बात करेंगे n इज इक्वल टू 3 पे, तो यहाँ पे भी इस स्टेट में और उस वेव फंक्शन में सारी इंफॉर्मेशन होती है उस इलेक्ट्रॉन के बारे में। मतलब हर एक स्टेट और उसके कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द इलेक्ट्रॉन। ओके, द वेव फंक्शन इज ए मैथमेटिकल फंक्शन whose वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो वेव फंक्शन होता है साई, वो किस पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स क्या है एटम के अंदर, एंड डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग, और उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। मतलब वेव फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर किस जगह पे है, उससे हम वेव फंक्शन बना लेते हैं, मतलब कौन से एंगल पे है, इस तरह से। सच वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विद 1 इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। और ऐसे और 1 सेकेंड और ऐसे वेव फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। इट मीन्स जो हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के जिनके अंदर क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, उन वेव फंक्शन क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये लाइन हम आगे भी यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि ये न्यूक्लियस के चारों राउंड इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा ये हम कैसे पता लगाएंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द साई स्क्वायर। इट मीन्स वेव फंक्शन का स्क्वायर, इट मीन्स द मोड ऑफ वेव फंक्शन स्क्वायर, वो हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन द एटम। और इस साई स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज the quantum mechanical results of the hydrogen atom successfully predicts all aspects of the hydrogen atom spectrum including some phenomena that could not be explained by Bohr model। तो क्वांटम मैकेनिक्स से जितने भी रिजल्ट निकल के आते हैं वो सारे के सारे रिजल्ट सक्सेसफुली प्रिडिक्ट कर देते हैं हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम के बारे में और अदर फिनोमिना के बारे में, जो फिनोमिना बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बोहर मॉडल ने जैसे स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी स्टार इफेक्ट और जीमन इफेक्ट नहीं, स्टार इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बट क्वांटम मैकेनिक्स के जितने भी रिजल्ट होते हैं वो सारे के सारे एक्सप्लेन हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। जो सबसे पहले क्या होता है, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, यानी कि उनकी सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू होती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी
level is a direct result of wave-like property of electron and are allowed solution of Schrodinger wave equation। जब हम Schrodinger equation का यूज़ करते हैं, उसको सोल्व करते हैं, तो उसी के अंदर जो हमें सॉल्यूशन मिलते हैं वो सॉल्यूशन डायरेक्ट रिजल्ट किसके होते हैं, वेव लाइक प्रॉपर्टी से निकल के आते हैं, और जिसमें हमें पता चलता है कि कितने एनर्जी लेवल्स हैं, कहाँ एनर्जी लेवल्स, उनकी एनर्जी क्या है, उनके कोरस्पोंडिंग वेव फंक्शन क्या है। ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो होते हैं ये किस पर डिपेंड करते हैं, वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ पे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वेव लाइक प्रॉपर्टी अगर हम कंसिडर करके चलते हैं और श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो इन एनर्जी लेवल्स के बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड आउट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। एक साथ हम पोजीशन और मोमेंटम की वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जो भी वेव फंक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। whenever an electron is described by a wave function we say that the electron occupy that orbital। अगर हम ऐसा कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब बाय वेव फंक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम किससे डिस्क्राइब कर रहे हैं, वेव फंक्शन का, इसका मतलब इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई दैट ऑर्बिटल, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस में है, उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर है। यानी कि हम जनरली ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज the probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to psi square known as probability density। जैसे ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों राउंड जो स्पेस है, मान लो मैं इस पॉइंट पे क्या निकाल रहा हूँ, साई स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ। इस तरह से मैं हर एक पॉइंट पे क्या निकालूंगा, साई स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा हर पॉइंट पे इसके चारों राउंड। तो मुझे एक सर्टेन रीजन मिलता है जिससे मुझे ये पता लग जाएगा कि हाँ इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन एन एटम। बहुत सारे ऑर्बिटल्स पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी एटम के अंदर। क्वालिटेटिवली दीज ऑर्बिटल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय देयर साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। और इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनके साइज से, शेप से, और किस तरह से ये ओरिएंटेड रहते हैं अबाउट देयर एक्सिस। इससे हम क्या करते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एन ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज मीन्स देयर इज मोर चांस टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। इट इज क्वाइट ऑब्वियस, जैसे अगर स्पेस कम है, ऑर्बिटल का साइज कम है, तो यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन के पाए जाने वाली प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके, next point is similarly shape and orientation means that there is more probability of finding the electron along certain direction than along others। इसी तरीके से शेप और ओरिएंटेशन से भी यही सेम मीनिंग निकलता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने वाली प्रोबेबिलिटी किस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा होगी अलोंग अदर डायरेक्शंस, यू कैन से। ओके, for each orbital is designated by 3 quantum number as n, l and ml। हर एक ऑर्बिटल को हम किस तरीके से डेजिग्नेट करते हैं, 3 क्वांटम नंबर से, n, l एंड ml, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, क्या होता है, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो n होता है सबसे पहले वो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, जिसकी वैल्यू किस तरह से होगी, 1 2 3। इंटीजर का मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, और पॉजिटिव का मतलब ये वैल्यू नेगेटिव में नहीं होगी। सेकेंड वन इज द इट डिटरमाइंस द साइज टू एंड टू ए लार्ज एक्सटेंट एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। सबसे पहले तो किसके बारे में बताता है, हमें साइज के बारे में, और हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के एनर्जी के बारे में, इस रिलेशन से। n इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर एच, आर एच यहाँ पे रेडबर्ग कॉन्स्टेंट है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ पे ई एन और एन में जो रिलेशन होता है, इससे मतलब हुआ हमारा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो किसके बारे में बताता है, हमें एनर्जी के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो आइडेंटिफाई द सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम किसके बारे में पता करते हैं, सेल के बारे में पता करते हैं। विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन
the number of allowed orbital increases and given by n square. This is quite obvious. जब भी हम n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो अलाउड ऑर्बिटल इंक्रीज हो जाएंगे और हम किस तरह से पता करेंगे, n स्क्वायर से. All the orbital of a given value of n constitute a single cell of atom and represented by following letters. जितने भी हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, जितने जैसे कि हमारे n की वैल्यू होती है, वो एक सिंगल सेल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एटम में. और उनको हम किस तरह से डेजिग्नेट करते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए n की वैल्यू 1 है तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सेल k से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो उसको, उस सेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L से रिप्रेजेंट करेंगे. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 3 है तो उस सेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M से. और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो उसको किस सेल से रिप्रेजेंट करेंगे, N सेल से रिप्रेजेंट करेंगे. यानी कि हर एक प्रिंसिपल क्वांटम के कोरस्पोंडिंग एक सेल होता है और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, KLMN. इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द साइज ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेस. जब भी हम साइज बढ़ाएंगे किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, तो अगर हम n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो जो साइज हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल का वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. जैसे मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 है, मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ. जैसे n इज इक्वल टू 1 है तो मान लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज इतना है. n इज इक्वल टू 2 है तो इस एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाएगा. और n इज इक्वल टू 3 है तो इस एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज और ज़्यादा बढ़ जाता है. इस तरह से. तो जैसे जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, अगर इस वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो जो साइज होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का वो साइज भी क्या होता है, बढ़ता रहता है. और इसी तरीके से अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ाते रहते हैं तो एनर्जी वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. इसको हम समझते हैं एक रफ एग्जाम्पल से हम समझते हैं. जैसे E1 की E1 मैं निकालना चाह रहा हूँ, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, तो क्या आएगा, -RH मल्टीप्लाइड बाई 1/n स्क्वायर. और n की वैल्यू क्या पे 1 है, 1 स्क्वायर इज 1, सो इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ RH. नेगेटिव RH इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 जूल. और अगर मैं E2 निकालना चाह रहा हूँ तो E2 क्या होगा, माइनस ऑफ RH 1/2 स्क्वायर, दैट इज 4, दैट कम्स आउट टू बी -RH अपॉन 4. और ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, -0.545 इंटू 10⁻18 जूल. तो ये वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू है. इसका मतलब मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाया तो एनर्जी वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है. यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 था, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है. तो ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है. इसी तरीके से अगर और बढ़ाता हूँ मैं E3 तो ये वैल्यू और भी बड़ी हो जाती है, -0.24 इंटू 10⁻18 जूल. ठीक है. इसका मतलब ये हो, जैसे जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उस तरह से उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज हम अब जानते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में. इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहा जाता है और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है. सबसे पहले क्या डिफाइन करता है, ये 3D शेप डिफाइन करता है किसी भी ऑर्बिटल के बारे में. फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L आर L इज इक्वल टू 1 to n-1. अगर हम n की वैल्यू कुछ भी लेते हैं तो उससे L की वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी, 0 से लेके n-1. मान लीजिए मैं एग्जांपल से समझता हूँ इसको. अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ तो L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 to n-1, यानी कि 1 - 1 0, यानी कि L की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी. अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 to n-1, इट मीन्स 2 - 1, दैट विल कम आउट टू बी 0 to 1, 0 और 1 हो जाएगी. अगर n की वैल्यू 3 लेता हूँ तो L की वैल्यू क्या आएगी, 0 to n-1, दैट विल बी 3 - 1, इट मीन्स 0 to 2. इसका मतलब 0 1 2 हो गया. अगर n की वैल्यू 4 लेते हैं, इस केस में L की वैल्यू क्या आएगी, 0 to n-1, दैट इज 4 - 1, इट मीन्स 0 to 3. 0 to 3 कौन सी वैल्यू आती है, 0 1 2, ये और 3 भी होगा. इस तरह से ये सारी वैल्यू आ जाती है. यानी कि n कोरस्पॉन्डिंग अगर n की वैल्यू हमें पता है, यानी कि हम कुछ भी n की वैल्यू लेते हैं तो उससे हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं. जैसे अगर मैं n की वैल्यू 5 लेता हूँ तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 to 5 - 1, और यू कैन से 0 to 4. एंड 0 to 4 में कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, 0 1 2 3 4.
इस तरीके से हम n से l की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर ईच सेल, जैसे कि हमारा k सेल, l सेल, हमें पता है n इज इक्वल टू, अगर हम 1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ हम k सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हर एक सेल के लिए उसमें एक या एक से ज़्यादा सब सेल पॉसिबल हो सकते हैं। ईच सेल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सब सेल, और सब लेवल भी हम कह सकते हैं। जैसे k है मेरे पास, ये सेल है मेरे पास, तो इस सेल के अंदर एक या एक से ज़्यादा सब सेल हो सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे थोड़ी देर में कि इसको किस तरह से हम सीखते हैं, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ सब सेल इन प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, और जितने भी सब सेल होंगे, सब सेल को, जैसे कि मेरे पास ये है n इज इक्वल टू 1, ये कौन सा सेल हो गया, k सेल, तो इसमें जितने भी सब सेल होंगे वो किसके बराबर आएंगे, n के बराबर। n के n इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे भी एक सब सेल होगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, जैसे n इज इक्वल टू 2 है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के एल से रिप्रेजेंट करिए। ये सेल कौन सा हो गया, एल सेल हो गया। तो इसमें जितने सब सेल होंगे वो किसके बराबर होंगे, जैसे कि एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 ही सब सेल आएंगे, और वो सब सेल कुछ भी हो सकते हैं, हम इसके बारे में आगे सीखते हैं। जैसे एन की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो वो सब सेल भी कितने होंगे, 2 ही आएंगे। इस सेल कौन सा होगा, सेल को कहेंगे एल, और इस एल सेल के 2 सब सेल होंगे। और ये कैसे पता चला, जितनी भी एन की वैल्यू होगी उतने ही क्या होंगे, सब सेल होंगे। जैसे फॉर फर्स्ट सेल n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया हमारा k सेल, तो k सेल के लिए कितने सब सेल होंगे, n के बराबर, यानी कि 1 ही होगा। देर इज ओनली 1 सब सेल फॉर कोरस्पॉन्डिंग टू l इज इक्वल टू 0, और वो किसके बराबर होगा, l इज इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग होगा। फॉर सेकेंड सेल n इज इक्वल टू 2, यानी कि l सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 सब सेल पॉसिबल होंगे जो उसके कोरस्पॉन्डिंग होंगे l इज इक्वल टू 0 और 1 के, ठीक है। थर्ड सब सेल के लिए थर्ड सेल के लिए क्या होगा, 3 सब सेल विच आर कोरस्पॉन्डिंग टू एल की 0, एल की जितनी भी वैल्यू होती है n इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग उनके बराबर होंगे, 0 1 2। ओके, जैसे हमने अभी देखा था कि n की वैल्यू अगर मेरे पास 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 टू n माइनस 1, इट मीन्स 0 टू 3 माइनस 1, इट मीन्स 0 टू 2। तो 0 से 2 के बीच में जितनी वैल्यू होती है, जैसे 0 1 2, और ये देखिए कितनी वैल्यू है, 1 2 सॉरी इसके बीच में कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है। ओके, अब हम देखते हैं सब सेल कोरस्पॉन्ड, इनको हम नोटेशन किस तरह से देते हैं, जितने भी हमारे सब सेल होते हैं उनको किस तरह से हम डिनोट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सब सेल कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ एल रिप्रेजेंटेड बाय, तो जितने भी डिफरेंट वैल्यू होती है एल की, उन सब सेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। अगर हमारे पास एल की वैल्यू होती है 0, तो उसके लिए सब सेल क्या हो जाएगा, एस। अगर 1 होती है तो उसके लिए सब सेल क्या हो जाएगा, पी। 2 होती है उसके लिए सब सेल क्या हो जाएगा, डी। 3 के लिए एफ, 4 के लिए जी, 5 के लिए एच, 6 के लिए आई, एंड 7 के लिए के होता है। यहाँ पे जे नहीं होता क्योंकि जे हम दूसरा क्वांटम नंबर यूज करते हैं, आगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर रोटेशनल क्वांटम नंबर हम यूज करते हैं एज ए जे। तो यहाँ पे हम 7 के लिए कौन सा यूज करेंगे, सबसेल, के सबसेल यूज करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए, जैसे अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सीखते हैं हम ये चीजें। जैसे देखिए, n की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे l की वैल्यू और ये सबसेल नोटेशन। जैसे n इज इक्वल टू 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मुझे पता है कि n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 टू n माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 0 से 0 ही बचाएगा, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या लिख रहा हूँ मैं, 0। तो 0 के लिए मेरा कौन सा सबसेल होता है, s होता है, और ये हमने अभी भी देखा है, यहाँ पे 0 के लिए सबसेल क्या होता है, s होता है। तो यहाँ पे नोटेशन क्या बन जाएगा ऑर्बिटल का, 1s। उसी तरीके से अगर n की वैल्यू हमें 2 लेता हूँ, तो 2 लेता हूँ तो मुझे पता है l की वैल्यू क्या आएंगी, 0 टू n माइनस 1। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू n माइनस 1, और यहाँ पे n क्या है, 2, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो 0 टू 1 कितना होंगे, 0 और 1 वैल्यू होंगी, इसीलिए 2 आए हैं, 0 और 1 वैल्यू आई है। तो यहाँ पे 2 है तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखेंगे 2, और s के 0 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा नोटेशन आता है, s आता है, तो ये क्या बन जाएगा, सबसे नोटेशन 2s बन जाएगा।
और उसी तरह से 2 और 1 के लिए क्या हो जाएगा 2p, क्योंकि l की वैल्यू अगर 1 होती है तो उसके लिए नोटेशन क्या होता है p होता है। ये जो सबसेल नोटेशन होता है इसको हम किससे लिखते हैं n, और उसके बाद में l के कोरस्पोंडिंग जो भी वैल्यू आती है वो। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ था तो सबसे पहले हमने क्या लिखा n की जगह 1, और उसके बाद क्या लिखा l की वैल्यू 0 थी तो l की वैल्यू 0 के कोरस्पोंडिंग जो भी सबसेल नोटेशन होता है वो लिखेंगे s। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 के लिए। जैसे अगर 3 है मेरे पास, n की वैल्यू अगर मेरी 3 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to n minus 1, इट मीन्स 0 to 3 minus 1, 3 minus 1 comes out to be 0 to 2, और 0 से 2 में कितनी वैल्यू आती है 0 1 2, यानी कि l की वैल्यू कितनी होगी 3, इसी लिए ये 3 सेट बने हैं 0 1 2। अब n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू है 0, तो सबसेल का नोटेशन क्या हो जाएगा 3s, क्योंकि 0 के कोरस्पोंडिंग क्या होता है हमारा s वैल्यू होती है। ओके, नेक्स्ट है 3 और 1, n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू है 1, इसके कोरस्पोंडिंग क्या हो जाएगा 3p। ओके, एंड सिमिलरली n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2 से कौन सा नोटेशन बनेगा 3d। सेम उसी तरीके से हम क्या लिखेंगे बना सकते हैं 4 की कोरस्पोंडिंग। अगर n की वैल्यू आपके पास 4 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to n minus 1, इट मीन्स 0 to 4 minus 1, इट मीन्स 0 to 3। 0 to 3 कौन से हैं 0 1 2 3, ये कितनी 4 वैल्यू आ जाएंगे हमारी इसके कोरस्पोंडिंग n इज इक्वल टू 4 के कोरस्पोंडिंग, इसीलिए इनको एक सेट में रखा है। तो 4 n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, इट मीन्स 4s, एंड n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, इसके कोरस्पोंडिंग नोटेशन क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा। और n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 2 के लिए 4d, एंड लास्टली n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 3 के लिए 4f हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको हम मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेशियल ओरिएंटेशन, यानी कि स्पेस में किस तरह से ओरिएंटेशन होता है उसके बारे में हमें ये जानकारी देता है। और किसकी जानकारी देता है उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देता है जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में। जैसे इसको अगर हम ऐसे समझें, ये हमारा क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यानी कि मेन एक्सिस है, तो इसके किस तरह से यानी कि ऑर्बिटल इस तरीके से क्या है ओरिएंटेटेड है, या फिर हम कहें ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर इस तरीके से क्या है ओरिएंटेटेड है, यानी कि किस तरीके से वो ओरिएंटेशन में है उसे एक्सिस के रेस्पेक्ट में, उसके लिए हमें जानकारी कौन देता है एमएल जानकारी देता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये जानकारी प्रोवाइड करता है। फॉर एनी सबसेल L values, the possible ML values can be obtained by 2L plus 1। किसी भी सबसेल के लिए, सबसेल हमारे कौन से होते हैं सबसेल हमारे S P D F इस तरीके से, यानी कि L की वैल्यूज जितनी भी होती हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग अगर हमें ML की वैल्यू निकालनी है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं हम 2L plus 1 से। इसका मतलब सीधा सीधा ML की वैल्यू क्या होगी -L2 + L। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं इसको, अगर मेरे पास L की वैल्यू है 0 और मुझे चाहिए ML की वैल्यू, तो ML की वैल्यू मैं किस तरीके से निकालूंगा 2L + 1 से। L की वैल्यू क्या रखूँ 0, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 2 × 0, क्योंकि L की वैल्यू यहाँ 0 है +1, यानी कि कितना है 1 आ गया, तो ML की एक वैल्यू आएगी। ML की इसका मतलब क्या हुआ ML की वैल्यू 1 आएगी जैस, और वो वैल्यू क्या होगी ML = 0 होगी, क्योंकि ML की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएंगी -L से +L तक। तो -L और +L हम तब लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल वैल्यू ही है, तो L की वैल्यू क्या है 0, और A की वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और अगर एक ही वैल्यू 0 आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं S ऑर्बिटल बोलते हैं, 1s ऑर्बिटल, यानी कि एक S ऑर्बिटल बनता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि L की वैल्यू क्या है 1 है, तो मेरी ML की वैल्यू कितनी आएंगी 2L + 1, 2 × 1 + 1 3 आएंगी। ML की वैल्यू 3 है। अब कौन कौन सी वो 3 वैल्यू आएंगी हमें ये देखना है। हमारे पास क्या है L = 1, तो ML की कौन कौन सी वैल्यू किस तरह से निकालते हैं -L2 + L। यहाँ पे -L2 + L है, तो L की वैल्यू क्या है 1, तो -L2 + L, तो ये क्या हो गया -1 to 1, और -1 to 1 क्या हो गया -1 0 एंड
+1। तो इस तरीके से ये 3 वैल्यू आएंगे, जो हमें कैसे पता चलता है 12+1 रूल से पता चलता है। 12+1 लगाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कितनी वैल्यू आएंगी, और वो कौन कौन सी वैल्यू होंगी वो कैसे पता चलेगा, -L2 प्लस हम निकालें। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे L इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू आई, 3 आई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 3p ऑर्बिटल। और ये 3p ऑर्बिटल किस तरह से हम लिखते हैं, सॉरी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 क्या है, ये ऑर्बिटल है, और इनकी वैल्यू क्या है 1 0 और -1, इस तरीके से। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर L की वैल्यू 2 होती है तो मुझे सबसे पहले तो ये पता करना है कि ml की कितनी वैल्यू आएंगी। तो ml की कितनी वैल्यू आ जाएंगे, 12+1। इट मीन्स 2 × 2 + 1 दैट कम्स आउट टू बी 5। इसका मतलब हुआ कि ml की वैल्यू कितनी आएंगी, 5। और वो 5 कौन कौन सी वैल्यू हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, ml इज इक्वल टू क्या होता है हमारा -L2 + L। तो अब मेरे पास क्या L की वैल्यू क्या है 2 है, तो इसका मतलब है -2 2 + 2। और -2 से +2 कौन कौन सी वैल्यू जाएंगी, -2 -1 0 +1 +2। ये क्या हो जाते हैं 5 वैल्यू, और ये क्या होती है 5d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 ऑर्बिटल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट। और इसको किस तरह से हम बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। ये 5 हमारे पास ये क्या है, d ऑर्बिटल्स है। 2 1 0 -1 -2, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर ईच ऑर्बिटल इन एन एटम देयर इज डिफाइंड बाय ए सेट ऑफ वैल्यूज फॉर n इज इक्वल टू n l एंड ml। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं l की वैल्यू लेता हूँ 0, तो इसके लिए सबसे l की वैल्यू क्या होगी s, और इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे 1। इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे 1। ये हमने कैसे कहाँ से देखा है, ये हमने यहाँ से देखा है, यहाँ से। अगर हमारे पास क्या है L की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे कितना होएगा 1s आता है, कि एक ही ऑर्बिटल आता है। ओके, और वो कौन सा होता है s। तो यहाँ पे अगर हम 0 वैल्यू लेते हैं L की, तो सबसे L को नोटेशन किससे देंगे s से, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आएंगे 1। उसी तरीके से अगर मैं L की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो कोरस्पोंडिंग क्या आएगा p, और p किस तरह से हम लिखते हैं, ये 3 ऑर्बिटल हमारे पास आएंगे। उसी तरीके से अगर मैं लेता हूँ L इज इक्वल टू 2, तो सबसे L क्या हो जाएगा d हो जाएगा, और d में कितने ऑर्बिटल आते हैं 5, इस तरीके से 1 2 3 4 5, ये 5d ऑर्बिटल आएंगे। सिमिलरली इसी तरीके से L इज इक्वल टू 3 लेता हूँ, उसके कोरस्पोंडिंग आएगा f, और उसके कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे 7 होंगे, यानी कि ये 7 ऑर्बिटल बनेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। L इज इक्वल टू 3 के कोरस्पोंडिंग 7 ऑर्बिटल बनते हैं। सिमिलरली 4 के लिए 9, 5 के लिए 11, और इसको किस से रिप्रेजेंट करेंगे, 4 के लिए G से रिप्रेजेंट करेंगे, 5 के लिए H से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अनदर क्वांटम नंबर जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर पर। थैंक यू।